हेलो बच्चों, अवधि क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का पार्ट नंबर 2। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 2023 के सेट नंबर 5 तक के सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस कर लिया है। आज के वीडियो में हम 2023 के बचे हुए सेट और 2022 एवं 2021 में आए हुए सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखो, ये प्रश्न 2023 के सेट नंबर 6 में आ चुका है। क्या है प्रश्न? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या 100 तथा इसमें 0.2 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तब ज्ञात कीजिए। कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, कुंडली पर अधिकतम बल आघूर्ण ज्ञात करना है। तो देखो क्या क्या दिया है, हम यहां नोट करेंगे। सबसे पहले दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल A बराबर आपके पास क्या है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सभी को तो पता ही होगा कि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर है, तो हमें सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना पड़ेगा तो हम लिखेंगे 5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इसको हमने बदल दिया। क्या दिया है? B कितना है? 1.5 न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर। उसके बाद आपको फेरों की संख्या n बराबर दिया है कितना? 100। क्या पूछा है? तो इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर, एकदम फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है। m = हमें पता है NIA होता है, तो बस क्या करना है, आपको वैल्यू पुट कर देनी है। n की जगह आप लिखेंगे 100, I की जगह आप जो है, अच्छा यहाँ करंट भी हमें दिया है 0.2 एम्पियर, यहां हमें करंट की वैल्यू दिया है 0.2 एम्पियर, तो I की जगह हम लिख देंगे 0.2 और एरिया की जगह हमें क्या दिया है? 5 × 10⁻⁴, 5 × 10⁻⁴। अच्छा, इसको और सॉल्व करते हैं। तो 5 × 0.2 ये हो जाएगा 1.0 इंटू, देखो 5 का 0.2 में गुणा करेंगे तो 1.0 आएगा। इसके बाद यहाँ 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻2 और ये 10⁻⁴, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻2 100 को, और इधर है 10⁻⁴, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो m = 1.0 × 10⁻2 और इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये आपका पहला पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका है। दूसरा पार्ट देखो क्या कह रहा है आपसे, कुंडली पर अधिकतम बल आघूर्ण टाउ मैक्स पूछ रहा है। तो देखो टाउ मैक्स = होता है mb और साइन 90 हो जाएगा, क्योंकि देखो टाउ का अधिकतम मान तभी होगा जब हमारे पास साइन थीटा का अधिकतम मान हो। साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होता है? 1, इसलिए टाउ मैक्स = क्या हो जाएगा? m × b। बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। m की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1.0 × 10⁻²। b की जगह हम यहां पर क्या लिखेंगे? 1.5। तो मल्टीप्लाई कर लो, टाउ मैक्स = हमें मिल जाएगा 1.5 × 10⁻² न्यूटन इंटू मीटर। तो बहुत ही साधारण प्रश्न है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न क्षेत्र होता है केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, दोनों विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। ये बहुविकल्पी का प्रश्न 2023 के सेट नंबर 7 में पूछा है और ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि पहले आप इसका आंसर खुद से गेस कर लें, फिर मैं आंसर बताऊं और आप उसको मैच करें, क्या आपकी विचारधारा मैच होती मेरी विचारधारा से। हाँ, सोच लिया आंसर? अब चलो मैं बताता हूं। एक बात बताओ, धारावाही चालक के चारों तरफ, धारावाही चालक का मतलब समझे, एक चालक है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अच्छा, दिमाग लगा के आंसर करना, जब किसी तार में धारा चलती है तो क्या तार आवेशित हो जाता है? बोलिए, समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि जब भी किसी तार में धारा चलती है तो क्या तार आवेशित हो जाता है? तो आंसर है नहीं, बल्कि तार के परिसीमा के अंदर, मतलब तार का जो पदार्थ है, तार जिस पदार्थ का बना है उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर होने से करंट बनता है।
मुक्त इलेक्ट्रॉन उसको छोड़कर बाहर नहीं आएगा, उस पर आवेश आएगा। चीज को समझो, यहां पर जो तार है उस तार के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन के चलने से हमें धारा प्राप्त होती है। कहने का मतलब तार में धारा चलने से वो आवेशित नहीं है, आवेशित तब होगा जब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। अच्छा, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि धारावाही चालक का मतलब वहां कोई आवेश नहीं है, और आपको पता है जहां आवेश नहीं होता है वहां वैद्युत क्षेत्र नहीं बनता है। वैद्युत क्षेत्र बनने के लिए कम से कम क्या चाहिए? आवेश तो चाहिए, एकात आवेश तो चाहिए। धारावाही चालक में आप धारा प्रवाहित कराओ, उसमें कोई आवेश थोड़ी ना उत्पन्न हो रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो इसका मतलब वहां कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। इसका आंसर होगा धारावाही चालक के चारों तरफ उत्पन्न क्षेत्र होता है, तो आंसर इस चुंबकीय क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पर कोई आवेश नहीं है। ठीक, अब इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न आता है कि आवेश, गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसी से मिलता जुलता। इसमें धारावाही चालक लिखा है, अगला क्वेश्चन कैसे बन सकता है? तो अगला क्वेश्चन बन सकता है गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र। तो आप सोचो क्या होगा? अब चूंकि यहां आवेश है तो आवेश से तो 100% वैद्युत क्षेत्र बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको यह भी पता है जब आवेश चलता है तो हम मान लेते हैं कि आवेश का प्रवाह हो रहा है, और आवेश के प्रवाह से वहां धारा भी प्रवाहित हो जाती है, समझे ना। आवेश कहीं है और अगर आवेश गतिमान अवस्था में है तो हम ये मान के चलेंगे गतिमान आवेश से क्या बनेगा? गतिमान आवेश से धारा बनेगी और धारा से चुंबकत्व बनता है। तो कहने का मतलब आवेश की उपस्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र तो रहेगा, लेकिन इसके चलने के कारण, गतिमान होने के कारण यहां क्या आ जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र भी बन जाएगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। जब धारावाही चालक होगा तो वहां केवल चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, क्योंकि धारावाही चालक आवेशित नहीं है। लेकिन अगर कोई आवेश है तो उस आवेश के आसपास तो वैद्युत क्षेत्र बनेगा ही, और अगर आवेश गतिमान हो गया तो उससे धारा का निर्माण होगा, और धारा के निर्माण से क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र। यानी इस केस में वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनेंगे। समझ में आया? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इसको आप नोट करें, दोनों क्वेश्चन नोट कर लें फटाक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आवेशित गतिशील कण के पथ की प्रकृति को लिखिए जब यह वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश हो, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो, और परस्पर लंबवत कार्यरत वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के संयोजन के अनुदिश हो। बड़ा ही मजेदार प्रश्न है, कठिन नहीं है बट कॉन्सेप्चुअल है, और ये बिल्कुल लॉन्ग आंसर में पूछा है। 5 पॉइंट है इसमें और 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। बहुत आसान है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कर जाओगे। ठीक है, मैं करता हूं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो देखो, हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है और उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कौन चल रहा है? आवेशित कण। तो हम यहां पहला क्वेश्चन यहां सॉल्व करने चल रहे हैं। मान लेते हैं हमारे पास यहां पर एक वैद्युत क्षेत्र है इस तरह से E, ठीक, और यहां पर एक आवेशित कण है Q जो इधर गति कर रहा है, ठीक है, इधर ये गति कर रहा है। एक बात बताओ, आपको पता है जब भी कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थिर हो या रखा हो तो उस पर हमेशा एक वैद्युत बल लगता है, और उस वैद्युत बल का जो परिमाण होता है वो होता है Q इंटू E। याद है ना? अगर किसी आवेश Q को हम वैद्युत क्षेत्र E में रखें तो उस पर एक बल लगने लगता है Q इंटू E, जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र के क्या होती है? अनुदिश होती है। तो इसका मतलब इस आवेश पर इसके गति की ही दिशा में एक बल लगेगा, किसके बराबर? Q इंटू E के बराबर। दिखाई दे रहा है आपको? बहुत छोटा तो नहीं हो गया जी? दिखाई दे रहा है आपको? समझ गया ना? इस आवेश पर एक बल लगेगा जिसकी दिशा इसके मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, और ये कण भी उसी दिशा में चल रहा था। तो इसका मतलब इस पर एक बल लग रहा है, और बल जिस
गतिशील अवस्था में अगर बल लगता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, त्वरण के कारण उसकी जो गति है वो उसका जो वेग है, उसकी जो चाल है वो निरंतर बढ़ती जाती है। तो कहने का मतलब इस केस में अभी आवेश चलेगा तो सीधे सीधा, मतलब एक सरल रेखीय दिशा में ही चलेगा, लेकिन त्वरित गति होगी। समझ गए ना? और त्वरित गति कैसी? एक समान त्वरित गति। तो सरल रेखा के अनुदिश एक समान त्वरित गति होगी इस केस में। समझ में आया आंसर? इसका आंसर होगा सरल रेखा के अनुदिश त्वरित गति। रीजन समझ में आ गया होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर बल लग रहा है और बल की दिशा इसके वेग की दिशा के ही दिशा में है, मींस वेग की दिशा के अनुदिश है, जिसकी वजह से वेग लगातार बढ़ता जाएगा, यानी त्वरित गति है। ठीक, और त्वरण कैसा है? एक समान है। ठीक है, अच्छा दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या बोला जा रहा है? वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। अच्छा, इस बार वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है, तो आइए देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक ये वैद्युत क्षेत्र है, हमने ये बना लिया वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये हमने क्या बना लिया? वैद्युत क्षेत्र E, और आवेशित कण है ये Q। ठीक है, ये हमारे पास एक आवेशित कण Q है जो ऐसे चल रहा है। अब आप खुद से देख लो, हमने इस बार आवेशित कर लिया जो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत चल रहा हो, ऐसे चल रहा हो, ऐसे। हाँ ठीक है, यहां भी हम मान लेते हैं ये भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर की ही बात है, ये ऐसे चलना चाह रहा है। अच्छा, ये आवेश कहां स्थित है? तो आप कहेंगे वैद्युत क्षेत्र में। इसका मतलब इस आवेश पर भी वैद्युत बल लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। उसकी दिशा क्या होगी? तो आप कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश होनी चाहिए। तो इसका मतलब इस केस में इस आवेश पर एक बल नीचे की तरफ कार्य कर रहा होगा। इस बार बल कहां कार्य कर रहा है? नीचे। मतलब ये आवेशित कण चल तो सीधा रहा था, लेकिन अब जैसे ही ये आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है उसके लंबवत, तो इसके गति की दिशा के लंबवत हमेशा एक बल लगेगा। इसके गति की दिशा के लंबवत एक बल लगेगा, है कि नहीं? बोलो, समझ में बात आ रही है? तो ये ऐसे घूमेगा, अब इस पर नीचे की तरफ एक बल कार्य कर रहा है, तो क्या होगा? अब चूंकि बल यहां कार्य कर रहा है और यहां इसकी दिशा थी, तो कहने का मतलब अब इस समय वेग के दो घटक हो जाएंगे। भाई एक घटक तो नीचे की तरफ होगा, एक एक्स अक्ष के अनुदिश हमने लिया है, तो इन दोनों का मिला जुला प्रभाव कहीं बीच में आएगा, मीन्स ये ऐसे हल्का सा डिप कर जाएगा। जो ये सीधा चल रहा था अब हल्का सा डिप कर जाएगा। और क्या बल की दिशा लगातार बदल रही? नहीं, बल की दिशा हमेशा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश, यानी लगातार इस पर बल नीचे तरफ कार्य करेगा। तो जो आवेश सीधा जाना चाहिए वो आवेश सीधा न जा करके हल्का सा डिप होता जाएगा, इस तरह से डिप होगा। तो अब आप समझो, इसको सीधे जाना चाहिए बट ये डिप हो जाएगा, और इस समय हम इस गति को कहते हैं परवलयाकार गति। परवलयाकार गति 11th में आपने पढ़ा था प्रक्षेप गति, उसमें आपने देखा था कि हम क्षैतिज दिशा में या क्षैतिज से कुछ कोण पर हम किसी कण को या पदार्थ को फेंकते हैं तो हमेशा इस पर एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं होता था, वहां पर कोई बल नहीं होता था, बल केवल वाई अक्ष के अनुदिश कार्य कर रहा था, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसकी वजह से इसकी जो गति थी वो प्रक्षेप पथ में हो जाती थी, मींस परवलयाकार पथ में चलता था। तो इस समय जो गति हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? परवलयाकार। इलेक्ट्रॉन को जाना, इलेक्ट्रॉन हो या आवेशित कण हो, जाना चाहिए था सीधा, बट इस पर एक बल नीचे की तरफ हमेशा कार्य करेगा, तो ये ऐसे डिप हो जाएगा, ये परवलयाकार। इस पथ को हम परवलयाकार पथ कहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है? तीसरे में कहा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। इस बार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने यहां पर क्या किया? हमने यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाया, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र हमने बना लिया, और ये रहा हमारा आवेशित कण, ये रहा हमारा आवेशित कण, ये मान लेते हैं।
और ये ऐसे चलना चाह रहा है आवेशित कण। अब चीजों को बहुत अच्छे से समझना, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ये आवेश चल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही ये लंबवत चलना चाहेगा, अब आपने पढ़ा होगा कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक लॉरेंज बल कार्य करने लगता है, जिसका मान होता है QVB sin थीटा, और उसकी दिशा हमेशा क्या होती है, उसकी दिशा हम निकालते थे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। अब इस चीज को दिमाग में आपके रहना चाहिए कॉन्सेप्ट। इसमें बल की दिशा नहीं बदल रही थी, बल हमेशा वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश लग रहा था, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में बल की दिशा हमें देखना पड़ेगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। अच्छा, तो और समझाता हूं। कहने का मतलब जैसे ये आवेश इस वैद्युत क्षेत्र इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इस पर एक बल लगेगा। अब बल की दिशा क्या होगी सोचो जरा। तो बल की दिशा निकालने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसको हम F कहते हैं, इसको हम B कहते हैं, इसको हम I कहते हैं। एक बात बताओ, B कहां है, तो B इनवर्ड है, अंदर की तरफ। तो हमें अपने तर्जनी को कहां रखना पड़ेगा, बोर्ड के अंदर की डायरेक्शन में। अच्छा, ये देखो ये क्या है, ये है धारा की दिशा। तो आप चाहे धारा की दिशा बोलो, चाहे आवेशित कण, वो भी धनात्मक आवेशित कण की दिशा बोल दो। तो धनात्मक आवेशित कण ऐसे चल रहा है, तो आप बताओ बल कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ। ये ऐसे लगा, ये बल ऐसे ऊपर की तरफ लगा। तो जो आवेशित कण सीधे जाना चाहिए, इस पर एक ऊपर की ओर बल लगे तो ये हल्का सा घूम जाएगा। तो मान लेते हैं ये आवेशित कण सीधा ना जा करके हल्का सा क्या हुआ, घूम गया ऐसे, ये ऐसे हल्का सा घूम गया। अब जैसे ही घूमा वापस बल की दिशा को चेक करो। वापस जब बल की दिशा को चेक करोगे तो ये देखो, अब इस बार चुंबकीय क्षेत्र अंदर, आवेश ऐसे चल रहा है तो धारा ऐसे चलेगी, तो हमें अंगुली को थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ेगा ऐसे। अब बताओ बल ऐसे लग रहा है। बल इस समय ध्यान से समझो, चुंबकीय क्षेत्र अभी भी अंदर की ओर, अब आवेश ऐसे नहीं चल रहा है, आवेश ऐसे चल रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा घुमाएंगे तो आप देखो अंगूठा भी हल्का सा शिफ्ट हो गया। तो इसका मतलब इस समय जो बल की दिशा है कुछ ऐसे लगेगी ना, इस समय कुछ ऐसे लगेगी। अब यहां खास बात क्या है, खास बात यहां है कि यहां हर समय जो बल प्राप्त हो रहा है वो वेग की दिशा के लंबवत प्राप्त हो रहा है, वेग की दिशा के लंबवत, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो गति हो लगातार घूमती जाएगी और ये एक वृत्ताकार मार्ग पर घूम जाएगा। ये चीज हम आपको पढ़ा चुके हैं, है ना। तो इसका मतलब इस केस में वृत्तीय गति होगी, समझ में आ गया होगा आपको। इस केस में वृत्तीय गति होगी, जिसका हमने डेरिवेशन वगैरह सब करवाया है। R इज इक्वल टू mv/qb होता है और आवर्तकाल T इज इक्वल टू 2πm/qb होता है। ये हम सब लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा केस समझ में आ गया होगा। ये वृत्तीय मार्ग पर इसलिए चल रहा था क्योंकि हर बार जो बल प्राप्त हो रहा था वो वेग के परपेंडिकुलर था, जिसकी वजह से इसको घूमना पड़ जाएगा, पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा, है कि नहीं। अच्छा, चौथे केस में क्या है, चौथे केस में कहा जा रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश हो। चौथा केस यहां डिस्कस कर लेते हैं। इस बार ये रहा चुंबकीय क्षेत्र B इस तरह से, ये, और आवेशित कण भी ऐसे ही चल रहा है Q, ठीक है। इस समय इसके वेग और B के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री बन रहा है। तो इस समय जो बल प्राप्त होगा, देखो आवेशित कण जब भी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करता है तो उस पर एक लॉरेंज बल कार्य करता है, जिसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू QVB sin थीटा। अब इस केस में क्योंकि थीटा 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि जिधर चुंबकीय क्षेत्र है आवेशित कण भी उधर ही चल रहा है। मींस इसके वेग और इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या है एंगल, मतलब इसके बीच का कोण क्या है, 0। तो यहां जब आप QVB sin 0 लिखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। कहने का मतलब इस केस में आवेशित कण पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में आवेश अपने गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, मतलब वो जिस रास्ते से चल रहा था उसी रास्ते से आगे बढ़ जाएगा बिना वेग में परिवर्तन किए हुए। अर्थात ये सरल रेखा के अनुदिश गति करेगा, वो भी एक समान चाल से। यहां त्वरित गति नहीं होगी, त्वरित गति इस वाले केस में हुई थी, देखो पहले केस में। तो आप लिख सकते हो
एक समान चाल से रेखीय गति, एक समान चाल से सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति ये होगा। अब आखिरी केस आता है, फिफ्थ केस, केस नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है, परस्पर लंबवत कार्यरत वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों कह रहे हैं एक दूसरे के लंबवत कार्य कर रहे हैं। मतलब अगर वैद्युत क्षेत्र ऐसे है तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, ठीक है। परस्पर लंबवत कार्यरत वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के संयोजन के अनुदेश। तो मान लेते हैं तो क्या किया जाए बोलो। दिमाग लगाओ। परस्पर लंबवत कार्यरत वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है और जो वैद्युत क्षेत्र है एक दूसरे के लंबवत हैं, और हमें आवेश को भी कुछ इस तरह से लेना है कि ये इनके लंबवत ही चले ना, इनके लंबवत ही चले। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये रहा चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे मान लें। बोलो भाई, इसको ऐसे मान लें। ये हमारे पास क्या है, वैद्युत क्षेत्र, ऊपर की डायरेक्शन में हमने ले लिया। अच्छा, अब इसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र को या तो हम क्या करें, या तो हम अंदर ले लें या तो हम बाहर ले लें ना। अंदर ले लेते हैं, तो मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र ये क्रॉस है, चुंबकीय क्षेत्र ये क्रॉस है इस तरह से। मीन्स इस दशा में हमने चुंबकीय क्षेत्र को कहां अज्यूम कर लिया, अंदर। अब आप दिमाग लगाओ, वैद्युत क्षेत्र ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, तो इनके बीच का एंगल क्या है, बोलो इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। यही कह रहे हैं, देखो परस्पर लंबवत कार्यरत वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। अब यहां पर कोई आवेश है जो चलना चाह रहा है, मान लेते हैं यहां मान लेते हैं ये आवेश ऐसे चलना चाह रहा है, ये आवेश। अब आप दिमाग लगाओ, जब ये आवेश चलेगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र है तो इस पर वैद्युत बल भी लगेगा, और क्योंकि ये आवेश चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चल रहा है तो इसके ऊपर जो है चुंबकीय क्षेत्र भी लगेगा, और सॉरी चुंबकीय बल भी लगेगा, है कि नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो उस केस में क्या हो सकता है, अगर आप इमेजिन करो तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में अगर हम चुंबकीय बल की बात करें तो वो ऊपर लग रहा है और वैद्युत बल भी ऊपर लग रहा है, तो ये कुल मिला के अच्छा इसको थोड़ा सा हम मान लेते हैं, थोड़ा सा इसको आराम से समझो। हम ये चाहते हैं ना कि दोनों बल एक दूसरे के लंबवत लगें या एक दूसरे के विपरीत लगें, तो इस केस में हमने वैद्युत क्षेत्र को नीचे मान लिया। उससे क्या होगा, चीजों को समझो। जैसे ये आवेशित कण अंदर जाना चाहेगा, इस पर एक वैद्युत बल नीचे लगेगा, इस पर एक वैद्युत बल नीचे लगेगा, Fe लग गया, ठीक है। जिसकी वजह से अगर यहां चुंबकीय क्षेत्र ना होता तो ये नीचे एक साइड डिप होने लगता है, ऐसे, है ना। अच्छा, उसी समय आप सोचो इस पर एक लॉरेंज बल लगेगा जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालते हैं। ये हमारा है चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, ये रहा आवेश, इस पर लग रहा है बल ऊपर की ओर। इसी समय यहां पर एक बल कार्य कर रहा होगा, Fm, सही है, ठीक है। अब क्या कंडीशन हो सकती है, कंडीशन हो सकती है, इसमें कई केस बन सकते हैं। केस फर्स्ट इसमें हमने कहा, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है, तो हम इतनी दूर में इसको लिखेंगे। मान लो केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं, मान लेते हैं कि Fe जो है वो बड़ा है किससे, Fm से। Fe Fm से बड़ा, यानी परिणामी बल कहां कार्य करेगा, नीचे। तो इसका मतलब ये एक परवलयाकार पथ पे इस प्रकार से चलेगा, ये अब चल तो रहा है कैसे, परवलयाकार, लेकिन डायरेक्शन कहां है, डाउनवर्ड्स, ऐसे नीचे की तरफ। ये पहले केस का है, यहां मैं लिख दे रहा हूं ऐसे, वन पहला केस होगा तो ये परवलयाकार चलेगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं परवलयाकार, ठीक है। केस सेकंड, मान लेते हैं कि Fm बड़ा है Fe से,
तो क्या होगा, Fm बड़ा होगा, Fe से तो परिणामी ऊपर की तरफ लगेगा और ये आवेशित कण कुछ ऐसे चलेगा ऊपर की तरफ, ऐसे। लेकिन अभी भी पथ कैसा होगा, परवलयाकार ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये केस थर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर Fm और Fe दोनों बराबर हो जाएं, अगर एक केस ऐसा बनाएं कि Fm और Fe बराबर हो जाए, क्या उस केस में कोई परिणामी बल लगेगा? नहीं। तो नेट आंसर 0 होगा, तो आवेशित कण बिल्कुल सीधे ही चला जाएगा सरल रेखीय पर। और ये है आपका तीसरा केस, सरल रेखीय गति। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न था। इसको पॉज करें, इसको कम से कम 1-2 बार 3 बार जरूर देखें, नोट कर लें। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो देखो इस प्रश्न में आपको क्या क्या दिया है। सबसे पहले आपको त्रिज्या r बराबर दिया है 2 × 10⁻−10 मीटर। और क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश सबको पता है क्या होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। साथ में चाल दिया है v बराबर कितना है, 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड है। और क्या पूछा है, वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, ये आपसे पूछा गया है। तो बताएं सब लोग, वृत्ताकार, अगर आपके पास कोई धारावाही लूप है तो उसके केंद्र पर, धारावाही वृत्ताकार लूप है तो उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B = होता था μ0I/2r, याद है, μ0I/2r। तो यहां हमें यही फॉर्मूला लगाना है, μ0I/2r। r तो पता है बट I नहीं पता है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें I निकालना चाहिए। तो सबसे पहले आप यहां लिखेंगे, हम जानते हैं I = क्या होता है, Q/T होता है। बट क्या इस पूरे प्रश्न में कहीं T लिखा है? नहीं लिखा है। तो आप T कैसे निकालोगे? समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो अगर मैं बात करूं एक चक्कर में चली गई दूरी, अगर कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है तो उसके द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होती है, उसके परिधि के बराबर होती है। तो यहां हो जाएगा 2πr/v। ये t की वैल्यू आ गई। तो यहां से I = आप क्या लिख लोगे, आप यहां से लिख लोगे Q/T। T की जगह हो जाएगा 2πr/v। इसको आप v डिवाइड का डिवाइड है तो ये लिख सकते हो QV/2πr, ये हो जाएगा। ये आया I। अब आप निकाल सकते हो, अतः केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, V = μ0I/2r, μ0I/2r। बस अब आपको वैल्यू पुट कर देनी है। B = μ0 की जगह सबको पता है 4π × 10⁻⁻7 होगा। I की जगह देखो μ0 की वैल्यू सबको याद रखनी, μ0/4π होता है 10⁻7, तो μ0 = क्या होगा, 4π × 10⁻7। ये जो वैल्यू लिखी है वो μ0 की जगह पर आता है, ये याद रखना है। I का मान यहां से रख लो, क्या है ये, QV/2πr, ठीक है। और बटे में क्या है, 2r है। इसी को सॉल्व करना है। तो यहां से समझो 2π से 4π कैंसिल करेंगे, 2 आ जाएगा। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, क्या बचा, B = बचा है ऊपर 10⁻7 × QV। Q की जगह क्या है, Q की जगह रहेगा 1.6 × 10⁻⁻19 और चाल कितना है, वेग, तो वेग है 3
गुणे 10 की घात 6 और बटे में देखो यहां भी r है, यहां भी r है, 2 बार r है, मतलब r गुणे r हो जाएगा। ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड, तो आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे ये। तो यहां से हो जाएगा r की जगह लिखोगे 2 गुणे 10 की घात -10, तो 2 गुणे 10 की घात -10 और वापस से 2 गुणे 10 की घात माइनस, ये आ गया, सॉरी -10। इसी को सॉल्व करना है। तो आप अगर देखो तो 2 से अगर इसको काटेंगे 0.8 आएगा, फिर वापस 2 से काटेंगे तो ये 0.4 आएगा। ठीक है, ऊपर ध्यान से देखो तो क्या क्या बचा, 0.4 गुणे 3, तो 3 चौके 12 यानी b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.2 गुणे 10 की घात, यहां से देखो तो -7 और -19, -7 -19 -26 गुणे ये 10 की घात 6 है। और अगर आप फिर से देखो तो ये 10 की घात -10 है, ऊपर पहुंच के 10 की घात +10, ये भी 10 की घात -10 है, ऊपर पहुंच के 10 की घात +10 हो जाएगा। तो आप b इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10 टू पावर -26 इंटू 10 टू पावर, यहां देखो तो 10 10 20 6 26 ये हो जाएगा। तो आप देखो जितना 10 की घात -26 है उतने 10 की घात +26 है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहां से b इज इक्वल टू क्या आया, 1.2 टेस्ला, यही आपका आंसर है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यहां पता होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, वहां से आप पहले समय निकाल लो ना, उसके बाद वहां से आई निकाल लो, आई निकल जाएगा तो b इज इक्वल टू क्या होता है, μ0I/2πr। नोट कर लें सब लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, L लंबाई के तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित है, तार B वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री पर झुका है, तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगे बल का मान क्या होगा। तो भैया यहां आपको लंबाई L दिया है, धारा I दिया है, चुंबकीय क्षेत्र B दिया है और थीटा 30 दिया है, बल का मान पूछ रहा है। तो F बराबर आपने पढ़ रखा है फॉर्मूला IBL sin थीटा, तो sin थीटा, थीटा की जगह आप क्या लिखोगे 30, यानी IBL sin 30 का मान सबको पता है 1/2, यानी IBL 1/2, तो आप लिख सकते हो IBL/2, यही आपका आंसर है न्यूटन। ठीक है, बहुत आसान था, ये तो आप खुद से भी कर सकते हो, नोट कर लो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धारा मापी में 1 एम्पियर की धारा पूर्ण स्केल पर विक्षेप उत्पन्न करती है, इसे 10 एम्पियर परास के एमीटर में परिवर्तित करने हेतु वांछित शंट एवं धारा मापी के प्रतिरोध में संबंध ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं हमारे पास एक धारा मापी है, ठीक है, और इसके हम प्रतिरोध को क्या मान लेते हैं, Rg मान लेते हैं, ये है, कुछ तो प्रतिरोध रहेगा इसका। और जब इसमें करंट प्रवेश कर रही कौन सी, 1 एम्पियर की, तो देखो 1 एम्पियर करंट को हम Ig बोल देंगे, क्योंकि ये करंट कहां जा रहा है, यही करंट तो जा रहा है आपके धारा मापी में, तो जिसकी वजह से ये पूर्ण स्केल विक्षेप दे रहा है। जब धारा मापी में 1 एम्पियर की धारा जाती है तो ये इसका जो स्केल है, पूर्ण स्केल विक्षेप दे देता है, मतलब इतना ही मेजर ही कर सकता है जी, इससे ज्यादा धारा मेजर नहीं कर सकता। इससे ज्यादा धारा जाएगी तो चूंकि अब ये स्केल पैमाना और आगे नहीं जा सकता, स्प्रिंग में ज्यादा खिंचाव आएगा, स्प्रिंग टूट जाएगा अधिक बलाघूर्ण के कारण। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित करा सकते हैं, 1 एम्पियर। चूंकि ये धारा गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी में जा रही है, इसलिए हमने इसको Ig मान लिया है। अच्छा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये 10 एम्पियर की धारा नाप सके, तो आपको मैंने पढ़ाया था कि कैसे हम धारा मापी को एमीटर में बदलते हैं। उस केस में मैंने आपको पढ़ाया था कि धारा मापी के समांतर क्रम में बहुत ही अल्प प्रतिरोध का एक तार समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, जिसे हम शंट कहते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है वो तो वही है, इसका प्रतिरोध अभी भी Rg है, और इस समय हमने क्या किया, यहां एक शंट प्रतिरोध लगा दिया जिसको हमने Rs बोल दिया। ठीक, अभी भी इसमें कितनी धारा जा सकती, वही Ig ही जा सकती है, Ig इज इक्वल टू 1 एम्पियर ही जा सकता है, लेकिन हमें मेजर कितना करना है, हमें मेजर करना है 10 एम्पियर। तो मान लेते हैं यहां से I बराबर कितने एम्पियर का करंट गया, 10 एम्पियर, जिसमें से इसके पास कितना करंट जाएगा, 1 एम्पियर जाएगा, क्योंकि ये 1 एम्पियर से ज्यादा मेजर
नहीं कर सकता। तो शेष करंट यहां आएगा, शेष करंट जैसे कि I माइनस IG आप बोल सकते हो, और देखा जाए तो वो 10 में से 1 गया, 9 एंपियर होगा। वो कितना होगा? 9 एंपियर होगा, इसमें से जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो भैया समांतर क्रम में अगर आप इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, इसको C बोल दो, इसको D बोल दो, तो समांतर क्रम में विभवांतर बराबर होते हैं। तो आप बोल सकते हो VAB इज इक्वल टू VCD। अब भैया V बराबर IR होता है, तो यहां से यहां की जो धारा है वो IG है, IG गुणे यहां RG है। ठीक है, और यहां क्या है धारा? तो आप बोलेंगे I माइनस IG इज इक्वल टू RS, यही है। अब हमें संट और धारामापी के प्रतिरोध में संबंध बताना है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा दिया था, अगर आपको याद हो, है ना। करना क्या है? IG की जगह 1 रखना है, RG हमें नहीं पता है, I माइनस IG की जगह 9 हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा? RS। हमें रिलेशन किसके किसके बीच का देना है? संट प्रतिरोध का धारामापी के साथ। तो हम क्या करेंगे? हम यहां से लिख सकते हैं 9RS इक्वल टू RG। ये हमारा संबंध हुआ संट प्रतिरोध का धारामापी के प्रतिरोध के साथ। या इसी चीज को लिख सकते हो RS इक्वल टू RG बटा 9। ये आपका आंसर हो सकता है, यही आपका आंसर है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न, और इस पर क्वेश्चन 100% एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए इसको सॉल्व करें, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर वेग V से गति कर रहा है, आवेश पर बल। तो भैया बल F बराबर क्या होता है? QVB sin थीटा। अब इस प्रश्न में थीटा क्या हुआ करता है? तो थीटा होता है V और B के बीच का एंगल, यानी कि वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण। तो यहां ध्यान से देखो, जो वेग है वो समांतर है किसके? क्षेत्र के। इसका मतलब यहां थीटा 0 होगा, और जब थीटा 0 होगा तो QVB sin 0, साइन 0 की वैल्यू 0, यानी यहां पर जो इस केस में बल होगा वो 0 होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, नोट करें सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समान दो वृत्तीय पास चित्रानुसार व्यवस्थित हैं, दोनों पासों में प्रवाहित धारा एवं उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं। बिंदु O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही प्रश्न है, और चित्र में यह भी बताया गया है कि इनके सेंटर से ये वाली दूरी भी R है और ये वाली दूरी भी क्या है? R है। अच्छा, अब इस प्रश्न में कहीं भी धारा और त्रिज्या की बात नहीं की गई है, तो मान लेते हैं इसमें प्रवाहित धारा क्या है? I है, और इसमें भी प्रवाहित धारा I है। इसकी भी त्रिज्या हमने कैपिटल R मान लिया, और इसकी भी त्रिज्या को हमने कैपिटल R मान लिया। रही बात धारा की दिशा देखने की, चुंबकीय क्षेत्र में ज्ञात करना है। तो धारा की दिशा अगर हमें देखनी हो तो कुछ भी अपने स्वेच्छानुसार हम चुन सकते हैं। तो मान लेते हैं यहां जो करंट चल रहा है, यहां जो करंट चल रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, यहां करंट कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज। हमने ऐसे मान लिया, ऐसे करंट चल रहा है। ठीक है, हमने मान लिया कि करंट ऐसे ऐसे चल रहा है, तो कौन सा हुआ? क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज में क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र इसकी तरफ जाएगा, क्लॉकवाइज में अंदर जाता है। तो हम मान लेते हैं यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ध्यान से समझना, बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालोगे? चूंकि ये क्लॉकवाइज चल रहा है ये वाला लूप, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर की तरफ जाना चाहेगा। तो मींस यहां पर चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं B1 ऐसे अंदर की तरफ है। यहां पर हम अपने मर्जी से मान लेते हैं कि जो हमारा लूप है इसमें भी क्या चल रहा है? इसमें भी क्लॉकवाइज मान लेते हैं। मान लेते हैं कि इसमें भी कैसा चल रहा है? क्लॉकवाइज। ठीक है, इसमें भी हमने धारा को क्लॉकवाइज मान लिया। तो अगर इसमें भी क्लॉकवाइज है तो इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र इसकी तरफ जाना चाहेगा, तो मान लेते हैं ये रहा B2। अब आप ध्यान से देखो तो B1 और B2 एक दूसरे के क्या है? लंबवत हैं। ठीक, तो पहले हमें B1 और B2 का मान निकाल लेना, फिर ये एक दूसरे के लंबवत है, परिणामी लगा लेना है। अब आपको याद होगा कि जब दो सदिश के बीच में कोई कोण होता है तो उसका परिणामी कैसे निकालते हैं? मान लो आपके पास दो सदिश हैं A और B, और इनके मध्य कोण थीटा है, तो इनका परिणामी कैसे निकालते थे? अंडर रूट A² + B² + 2AB cos थीटा, है ना।
तो यहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और एंगल tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, या फिर tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता था, तो वहां होता था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। वहां से हो जाएगा ये। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम b1 निकालते हैं। b1 बराबर क्या होगा, तो अगर आपको याद हो तो ये कौन सा केस है, ये धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। धारावाही लूप के अक्ष पर, तो मैंने इसका फॉर्मूला आपको प्रूफ करवाया है, वो होता था म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, जहां एक्स होती थी दूरी, यहां दूरी आर के बराबर है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे 2 ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2, यही फॉर्मूला होता है। ठीक, और इसी प्रकार B2 बराबर क्या होगा, ये भी वही होगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ठीक है, अब ये एक दूसरे के लंबवत है, तो इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। और आप इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखकर बताओ, समीकरण 1 व 2 से आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि b1 बराबर है b2 को, और इसको हम मान लेते हैं b डैश के बराबर, अपने मर्जी से मान लिया। अब इनका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, वही हम सॉल्व करेंगे। b बराबर तो क्या होगा, अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2b1 b2 cos 90। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल। तो यही फॉर्मूला होता है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2b1 b2 cos 90। cos 90 का मान 0 होता है, इसका मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहां से b बराबर क्या आएगा, अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। करना क्या है तुम्हें, b1 की जगह आप b डैश लिख सकते हो, और b2 की जगह भी b डैश का स्क्वायर, तो इसको जोड़ लो, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 b डैश स्क्वायर। अगर आप इसका वर्गमूल लेंगे तो b डैश स्क्वायर बाहर आके हो जाएगा b डैश, और बचेगा क्या, √2। यानी यहां से b डैश बराबर क्या है, b डैश बराबर चाहे b1 ले लो चाहे b2 ले लो, तो b1 की जगह आप ये रख सकते हो। तो यहां से हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर √2 अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये भी लिखकर छोड़ सकते हो, या आप चाहो तो 2 को √2 इंटू √2 कर सकते हो। आप इस 2 को क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2, और √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू आपका आंसर ये भी लिख सकते हो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन √2 आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की पावर 3/2। यही आपका आंसर है बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये परिमाण हमने सॉल्व कर लिया। अब दिशा की बात आती है, तो दिशा tan अल्फा बराबर अभी मैंने बताया कि b sin थीटा। अच्छा, यहां b कौन सा यूज होगा, सेकंड वाला b2, तो यहां मैं लिख सकता हूं b2 sin थीटा की जगह क्या होगा, 90 होगा, इनके बीच एंगल 90 है, अपॉन b1 प्लस b2 cos 90। ये फॉर्मूला है, ये हमने कहां से पढ़ा, इस चीज को मैं यहां लिख देता हूं, हमने 11th में इस चीज को पढ़ लिया था, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो बस करना क्या है, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin 90, b2 की जगह क्या लिखोगे, b2 की जगह आप लिखोगे म्यू नॉट, या b2 की जगह आप b डैश लिख सकते हो ना, b डैश बटे b1 की जगह भी b डैश, प्लस यहां हो जाएगा, अच्छा साइन 90 का मान 1, और यहां b2 की जगह भी b डैश, लेकिन cos 90 का मान 0 होता है, तो यहां से tan अल्फा बराबर हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं, b2 की जगह भी देखो b डैश है, b1 की जगह भी b डैश है, तो वही हमने लिख दिया, और यहाँ साइन 90 ऊपर 1 हो गया, cos 90 0 हो गया, तो ऊपर बचा b डैश, नीचे भी b डैश से b डैश कैंसिल 1। अब आप बताओ अल्फा
इक्वल टू क्या होगा 45 डिग्री। यही आपका आंसर है। इस चीज को अगर फिगर में दिखाना चाहो तो एक इधर एक इधर, तो इनका परिणामी ऐसे बिल्कुल बीच में आएगा बी। जो एंगल कितना बनाएगा, चाहे यहां से देख लो चाहे ऊपर से देख लो, एंगल होगा 45 डिग्री। तो यही आपका आंसर है। बढ़िया प्रश्न था, नोट करें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन सुग्राहिता वाले धारामापी के पैमाने में 30 खाने हैं और इसका प्रतिरोध 20 ओम है। इसे 1 एम्पियर तक धारा मापने वाले एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। ये प्रश्न आपका 2022 सेट नंबर 4 में आ चुका है। और अब आपको तो पता ही है कि कैसे हम धारामापी को एमीटर में बदलते हैं। धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए हम धारामापी के समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध जोड़ देते हैं। तो यहां पर भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले हमें यह पता करना चाहिए कि इस धारामापी में कितनी धारा फ्लो हो सकती है। तो जैसे यहां धारा सुग्राहिता आपको दिया है, आपको धारा सुग्राहिता दिया है, कितना है 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। मतलब अगर 20 माइक्रो एम्पियर की करंट जाएगी तो एक डिवीजन विक्षेप होगा। ठीक है, एक डिवीजन मतलब जैसे मान लो अगर आपके पास ये एक पैमाना है, ऐसे एक स्केल है, तो इसके स्केल पर कुछ ऐसे खाने बने हुए हैं, डिवीजन बने हुए हैं। तो जब आप 20 माइक्रो एम्पियर की करंट फ्लो कराएंगे तो जो स्केल का जो पैमाना है वो एक खाने शिफ्ट होगा। और ऐसे इसमें कितने खाने हैं, 30 खाने। तो कुल जो है 30 खाने के लिए अगर विक्षेप चाहिए तो उसके लिए हमें कितनी धारा चाहिए। तो एक डिवीजन के लिए 20 माइक्रो एम्पियर है, तो 30 खाने के लिए क्या होगा 30 गुणे 20 माइक्रो एम्पियर। तो यहां से हम IG इज इक्वल टू कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना होगा 20 माइक्रो एम्पियर मल्टीप्लाई 30 डिवीजन, है ना। कितने डिवीजन है 30 डिवीजन है। गुणा कर लो, 2 3 6 यानी 600 माइक्रो एम्पियर, ये आया IG। या इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो IG इज इक्वल टू 600 गुणे 10 की घात माइनस 6 एम्पियर। भाई माइक्रो का यही मतलब होता है। इसका मतलब ये भी है कि हम लिख सकते हैं IG इज इक्वल टू 600 बटे 10 की घात 6 है, तो उसको नीचे ले जाके हम 10 की घात 6 लिख सकते हैं, या फिर हम 1 लिखकर 6 जीरो लिख सकते हैं। अब आप देखो यहां 0 से 0 कैंसिल हो गया है। 6 बटे कितना आया, 6 बटे आया 10,000। 6 बटे कितना आया, 6 बटे आया 10,000 एम्पियर, ये आया IG। ठीक, इसको इतना लिखकर छोड़ देते हैं। अब मान लेते हैं हमारे पास यहां एक धारा मापी है, ठीक है, और इसका प्रतिरोध कितना दिया है, ये RG हमारे पास कितना है 20 ओम है। ठीक है, ये और इसमें IG धारा चल सकती है, IG धारा। और यहां हमने इसके समांतर क्रम में एक शंट जोड़ दिया है और इसको हमने RS लिखा है। मान लेते कि यहां करंट कितना हमें मेजर कराना है, तो करंट मेजर कराना है 1 एम्पियर। तो मान के चलते यहां I करंट आ रहा है जिसकी वैल्यू 1 एम्पियर है। ठीक है, अब ये यहां पर आके IG करंट यहां जाएगा और यहां कितना जाएगा I माइनस IG करंट। ठीक है, अब IG की वैल्यू 6 बटे 10,000 है, तो I माइनस IG की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से आप देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट्स, ये दोनों समांतर क्रम में है, तो यहां से यहां का विभवांतर और यहां से यहां का विभवांतर सेम होगा। तो इस चीज को मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। यहां से आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो IG गुणे RG बराबर I माइनस IG गुणे RS। इसी RS का मान हमें चाहिए। ठीक है, हाँ, तो यहां से क्या किया जा सकता है, यहां से आपको साफ साफ दिखाई देगा RS इक्वल टू क्या हो जाएगा IG बटे I माइनस IG, और यहां गुणे में क्या आ जाएगा RG। ठीक है, यही होगा, बोलिए, बिल्कुल यही होगा। करना क्या है, अब वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहां से हम लिखेंगे RS इक्वल IG की जगह आप लिखेंगे 6 बटे 10,000, 6 बटे
10,000 और बटे में आई माइनस आई जी है तो लिखेंगे 1 माइनस 6 बटे 10,000 ये। और गुणे में क्या होगा इसके आरजी की जगह आ जाएगा 20। इसी को सॉल्व कर लो तो हमें पता चल जाएगा कि हमें इस एमीटर को बदलने के लिए मतलब इस धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए कितना संट प्रतिरोध जोड़ना है तो हमें ये पता चल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहां हो जाएगा 6 बटे 10,000 ठीक, यहां हो जाएगा। अब अगर एलसीएम लेंगे तो यहां हो जाएगा 10,000 और यहां गुणा हो जाएगा 10,000 माइनस 6 यही आया। और इन सब के गुणे में क्या है 20 है। इसको आगे बढ़ाते हैं। 10,000 से 10,000 ये कैंसिल हो चुका है, ऊपर बचा 6 बट्टे में क्या आया 10,000 में से 6 घटा दो। 10,000 में से जब आप 6 घटाओगे तो सोचो क्या आएगा, ये आएगा 9,994। यहां आ जाएगा 9,994 यही तो आएगा भाई। आप 10 में से 6 गया 4, इधर 9 आया, इधर 9 आया, इधर 9 आया, 3 9 है 1 4 है, सही है। और गुणे में क्या आया 20 तो आप इसको लिख सकते हैं 20 लिख सकते हैं 20 छक्का 120 बटे 9,994। इसी को सॉल्व कर लें हमें आंसर मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं भाग करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 120 में हमें भाग करना है किससे 9,994 से 9,994 दशमलव लगाएंगे जीरो बढ़ेगा। अभी भी भाग नहीं जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे यहां जीरो बढ़ जाएगा। ये आया 12,000 उधर है 9,000, अब भाग जाएगा एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा 9,994। फिर 10 में से 4 गया 6, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, इधर हो जाएगा 11 में से 9 गया 2, दशमलव लगा है बढ़ जाएगा। 2 बार जा सकता है, 2 बार ले जाएं तो 2 चौके 8, 2 नवा 18, 2 नवा 18 19, 2 नवा 18 19। 10 में से 8 गया 2, इधर आएगा 15 में से 8 गया 7, फिर इधर आएगा 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, फिर दशमलव गया 720 हो जाएगा। 0 बार ले जाएंगे तो फिर बढ़ेगा। अब ये 7 बार जाएगा तो यानी 0.0120। तो आप इसको लिख सकते हैं आर एस इक्वल टू 0.0120 ओम। ठीक है, अब आप चाहो तो इस डेसिमल को यहां शिफ्ट कर सकते हो। ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 और आप चाहो तो इस डेसिमल को यहां भी शिफ्ट कर सकते हो तो हो जाएगा 12.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 को मिली बोलते हैं। तो आप यहां से लिख सकते हो आर एस की वैल्यू 12 मिली ओम या इतने पर लिखकर छोड़ दें, यही आपका आंसर। इतना अगर आप शंट प्रतिरोध लगाएंगे तो जो है आपकी जो धारा मापी है वो एमीटर में परिवर्तित हो जाएगी, जो 1 एम्पीयर तक की धारा को मापने योग्य हो जाएगी। ठीक, नोट करें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एल लंबाई के तार को वृत्ताकार कुंडली में मोड़ा जाता है। कुंडली में वैद्युत धारा आई प्रवाहित करने पर केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है। ये प्रश्न 2022 के सेट नंबर 5 में पूछा जा चुका है। तो आपके पास एक तार है जिसकी लंबाई क्या है एल है और इसी तार से हमने एक क्या बना दिया वृत्ताकार कुंडली बना दी। ठीक है, जिसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं आर है। कितनी है आर। इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, अभी हमें पता नहीं है। अब इसके केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना जब हम इसमें धारा आई प्रवाहित करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आप बताओ इस वृत्त की जो परिधि होगी 2 पाई आर वो किसके बराबर होगी। तो आप कहेंगे जितनी तार की लंबाई होगी, है कि नहीं भाई। जितना लंबा तार होगा मोड़ने पर उतना ही तो परिधि वाला वृत्त तैयार होगा। तो यहां पर वृत्त की परिधि लंबाई के बराबर हो जाएगी। यहां से आप आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, क्या है L/2 पाई। अब जब हम किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, फॉर्मूला पढ़े हैं म्यू नॉट I/2R, यही तो पढ़े हैं, बस इसी में वैल्यू रख देनी है। म्यू नॉट I की जगह आप लिखेंगे L/2 पाई और डिवाइड में क्या रहेगा, सॉरी I की जगह हम ये नहीं लिखेंगे, I तो हमारा I ही है ना, आई तो आई है यहां 2। आर की जगह हम क्या लिखेंगे, आर की जगह लिखेंगे L/2 पाई।
तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये पाई डिवाइड का डिवाइड है, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा तो हो जाएगा ये म्यू नॉट पाई इंटू आई, म्यू नॉट पाई इंटू आई अपॉन एल। अब ये वाला ऑप्शन आपको कहीं दिखे तो वही सही है। हाँ, तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, तो आसान क्वेश्चन था, इसको जल्दी से नोट कर लें, बहुत ही आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 गुणे 10 की घात -4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। 3 मिली एम्पियर की धारा तार में प्रवाहित करने पर तार पर अधिकतम कितना बल आरोपित होगा। तो देखो आपको क्या क्या दिया है। सबसे पहले तार की लंबाई L बराबर 5 सेंटीमीटर, सभी को पता है कि सेंटीमीटर को हटाकर सेंटी को हटाकर 10 की घात -2 लिखते हैं, ये हो गया। फिर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना है, 2 गुणे 10 की घात -4 टेस्ला है। फिर धारा का मान दिया है 3 मिली एम्पियर, मिली मतलब 10 की घात -3। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, अधिकतम कितना बल, F मैक्स लगाना है, इस पर कितना अधिकतम बल आएगा। तो देखो हम लोग जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, I/B/L sin थीटा। जब भी आप किसी धारावाही चालक को रखकर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखकर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर यह फॉर्मूला लगता है बल का, I/B/L sin थीटा। अब अगर आप चाहते हो कि बल का अधिकतम मान आपको पता चले तो देखो बल का अधिकतम मान तभी प्राप्त होगा आपको जब साइन थीटा का अधिकतम मान लिया जाए। अब साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, इसलिए F मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, I/B/L। बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। I की जगह आपको लिखना है 3 गुणे 10 की घात -3, B की जगह लिखना है आपको 2 गुणे 10 की घात -4 और L की जगह आपको लिखना है 5 गुणे 10 की घात -2। इसी को सॉल्व कर लेना है। तो 3 दूनी 6 पंचे 30 गुणे 10 की घात -3 -4 -2 यानी 4 3 7 2 -9। अगर आप इसको लिखना चाहो 3.0 गुणे 10 की घात, ये हो जाएगा -8 न्यूटन। यही आपका आंसर है। ठीक है, नोट कर लें, 3 गुणे 10 की घात -8 न्यूटन। बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉन त्रिज्या के एक कक्षा में 10 की घात 17 साइकिल प्रति सेकंड से घूमता है, इसके कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो देखो आपको क्या दिया है, एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश सबको पता होगा 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, और त्रिज्या r बराबर आपको दिया है 0.5 एंगस्ट्रॉन। तो सबको पता है एंगस्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, 10 की घात -10 मीटर, ये हो गया। और क्या दिया है, 10 की घात 17 साइकिल पर सेकंड, ये आपको दिया है फ्रीक्वेंसी f कितना है, 10 की घात 17 ना, 10 की घात 17 चक्कर प्रति सेकंड या साइकिल प्रति सेकंड या हर्ट्ज बोल दो, यहां है साइकिल पर सेकंड। अच्छा, क्या निकालना है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m निकालना है। m बराबर क्या होता है, I इंटू ए होता है ना। तो यहां अच्छा a तो हम निकाल लेंगे क्योंकि पाई r स्क्वायर से a पता चल जाएगा, लेकिन हमें I कैसे पता चलेगा, तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, बट यहां हमें Q नहीं दिया है, लेकिन हम यहां T निकाल सकते हैं। तो आप यहां क्या करोगे, आप यहां लिखोगे हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है, आवृत्ति आवर्तकाल का उल्टा होती है, यानी t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन f, यानी t इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 10 टू पावर 17, यानी कि आप लिख सकते हो 10 टू पावर -17 सेकंड। चलो हमें समय पता चल गया। अब I बराबर क्या होता है, Q बटा T होता है। Q की जगह हम क्या लिखेंगे, 1.6 गुणे 10 की घात -19 बटे T की जगह 10 की घात -17, ये ऊपर चला जाएगा तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -19 और ये ऊपर जाके +17, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -2 एम्पियर। चलो धारा भी मिल गया। अब M इज इक्वल टू आई ए होता है, M इक्वल टू क्या होता है I इंटू ए। I की जगह आप क्या यूज करेंगे, I की जगह यूज करेंगे 1.6 इंटू 10 टू पावर -2 एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, पाई r स्क्वायर से, तो 1.6 गुणे 10 की घात -2 गुणे पाई
चलो इसकी जगह हम पहले आई ही लिख लेते हैं ना, सबकी वैल्यू एक साथ लिखेंगे, आई इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर आई की जगह हमने ये लिखा, पाई का मान होता है 3.14 गुणे आर स्क्वायर। आर हमारे पास है 0.5 ना, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 3.14 गुणे इसका हो जाएगा 0.25 ना, और गुणे 10 की घात -20 हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.25 और 1.6 का गुणा कर लो, तो जब आप इसको गुणा करेंगे 16 पंचे 80, 16 दूना 32, 32 8 40, 16 पंचे 80, 16 दूनी 32 8 40, 1 2 3 अंक पे दशमलव यानी यहाँ, तो 0.400 इंटू 3.14 आ जाएगा, इंटू 10 टू पावर क्या हो जाएगा, इधर -2 है इधर -20 है तो -22 हो जाएगा। अब इसका गुणा करना है, m इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसका गुणा करेंगे 4 चौके 16, 4 एकम 4 एक 5, 4 3 12, दशमलव लगाएंगे 1 2 3 अंक, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1.256 इंटू 10 टू पावर -22 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो यही आंसर है इसका, कठिन बिल्कुल नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि I बराबर Q अपॉन T होता है और T होता है आवृत्ति का उल्टा। सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चल कुंडली धारा मापी में कुंडली एक एल्युमिनियम फ्रेम पर क्यों लपेटी जाती है। 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली की एक धारा मापी 2.5 मिली एम्पियर की धारा के लिए पूर्ण स्केल विक्षेप प्रदर्शित करता है। इसे 0 से 7.5 एम्पियर के परास के एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो देखो इसका सेकंड पार्ट तो कई बार मैंने करा दिया है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में कई बार कर चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं। इसका पहला पार्ट देखो, कह रहा है चल कुंडली धारा मापी में कुंडली एक एल्युमिनियम फ्रेम पर क्यों लपेटी जाती है। प्रश्न ये है कि जो कुंडली बनाई जाती है, जो गैल्वेनोमीटर में कॉइल बनाई जाती है, वो कॉइल एल्युमिनियम फ्रेम पर क्यों लपेटते हैं भाई, इसको लोहे के फ्रेम पर क्यों नहीं लपेटते। बीच में क्रोड जो है वो नर्म लोहे का बनाते हैं, बट जो कॉइल बनाते हैं वो जो है एल्युमिनियम फ्रेम पर क्यों लपेटते हैं, वो लोहे पर क्यों नहीं लपेट देते। हाँ, लोहे का भी तो फ्रेम यूज कर सकते थे, या फिर चलो एल्युमिनियम को छोड़कर कोई दूसरी धातु जैसे तांबा ले लो, तांबा का नहीं यूज किए। तो इसके कई रीजन है। देखो तांबा एल्युमिनियम में कौन हल्का होता है, आप सोचकर आंसर दो। तांबा हल्का होता है कि एल्युमिनियम, तो आंसर इज एल्युमिनियम हल्का होता है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर एल्युमिनियम फ्रेम पर लपेटेंगे तो कुंडली का जो भार आएगा वो कम होगा। अब भार कम होगा तो उसको घुमाने में क्या होगा, आसानी होगी, यानी कम बल आघूर्ण में ही कॉइल घूम जाएगा, यानी उसकी धारा सुग्राह्यता अधिक होगी, है ना। कम बल आघूर्ण लगाने से विक्षेप ज्यादा मिल रहा है, धारा सुग्राह्यता अधिक हो गई, और हमें गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राह्यता अच्छी रखनी चाहिए ना। अगर हम तांबा यूज करते तो थोड़ा कठिनाई होता घुमाने में। अच्छा लोहा यूज करते तो क्या होता, अगर हम यहाँ लोहा यूज करते, लोहे का प्रयोग करते, तो लोहा क्योंकि लौह चुंबकीय पदार्थ है और यहाँ एक चुंबकीय क्षेत्र ऑलरेडी रहेगा, तो वो चुंबकीय क्षेत्र इस लौह चुंबकीय पदार्थ पर आकर्षण बल लगाएगा, जिसकी वजह से इसको घुमाना बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। इसलिए हम यहां एल्युमिनियम का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहां मैं लिखता हूं आंसर में कि इसके प्रमुख कारण हैं या इसके निम्न कारण हैं, इसके निम्न कारण हैं। पहला कारण क्या है, एल्युमिनियम हल्की धातु है, हल्की धातु है, अतः इसे घुमाने के लिए या फिर इसे घुमाने में कम बल आघूर्ण आवश्यक होगा या होता है, कम बल आघूर्ण आवश्यक होता है। ठीक,
ये पहला रीजन हुआ। दूसरा रीजन हम ये बोल सकते हैं कि एल्यूमिनियम अचुंबकीय पदार्थ है ना। अगर चुंबकीय पदार्थ यूज करोगे तो उसको घुमाना तो बहुत कठिन हो जाएगा, घुमा ही नहीं पाओगे, आकर्षण करता रहेगा हमेशा। तो एल्युमिनियम अचुंबकीय पदार्थ है जब इसे चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तब इसमें भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। आपको पता है ना, जब भी किसी धातु को चुंबकीय क्षेत्र में हम घुमाते हैं तो उसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है और उसके अंदर भी करंट बन जाता है, जिस करंट को हम भंवर धारा कहते हैं। और भंवर धारा क्या करती है? होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, मतलब उसको रोकना चाहेगी। तो एक बार कॉइल घुमाना तो आसान हो, लेकिन जैसे ही कॉइल घूमने लगा उस पर एक अपोजिट डायरेक्शन में समझो बल लागू लगा, जो उसको रोकने में भी सहायता कर रहा है। और यही तो हम चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कॉइल ऐसे, मतलब ये जो संकेतक ये घूमे भी और रुक भी जाए, ऐसा नहीं घूमते ही चला जाए। आप समझो अगर किसी वस्तु को घुमाओगे जड़त्व के कारण घूमते ही रहेगी ना, तो हम उसको रोकना भी चाहते हैं। तो जैसे ही ये चलेगा, चलाना आसान है, उसके बाद इसको रोकना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें भंवर धारा उत्पन्न हो जाएगी। यही लिखा है कि एल्युमिनियम अचुंबकीय पदार्थ है, जब इसे चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब इसमें भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण कुंडली में वैद्युत चुंबकीय अवमंदन उत्पन्न हो जाता है। डैंपिंग जिसको बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय अवमंदन यानी कि डैंपिंग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अवमंदन उत्पन्न हो जाता है तथा कुंडली शीघ्र ही विरामावस्था में या विरामावस्था में आ जाती है, विरामावस्था में आ जाती है। तो ये कुछ प्रमुख कारण है जिसकी वजह से हम एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। कॉपर का कर सकते हो, कॉपर में भी वैद्युत चुंबकीय अवमंदन होगा जिसकी वजह से वो शीघ्र ही विरामावस्था में आ जाएगा, बट उसको चलाने में ज्यादा बल लागू चाहिए क्योंकि वो भारी होगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन एल्यूमिनियम का है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट आपको यहां 12 ओम प्रतिरोध किसका है? ये धारामापी का है। तो मान लेते हैं ये रहा धारामापी और इसका ये रहा प्रतिरोध। Rg बराबर कितना है? 12 ओम है। और इसमें कितनी धारा चल सकती है? तो Ig इसमें चल सकती है। Ig यहां कितना दिया है? 2.5 मिली एम्पियर। 2.5, चलो इसको बाद में लिख लेंगे हम। मान लेते हैं इसमें Ig करंट चल रहा है। आपको पता है अब यहां अगर हम एक शंट लगाएंगे Rs, तो इसमें कितनी धारा जाएगी? I माइनस Ig, और यहां टोटल करंट आ रहा है I। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और अब आप यहां से क्या लिख सकते हो? Ig इंटू Rg इक्वल I माइनस Ig इंटू Rs। ठीक, अब आपको पता है धारामापी को एमीटर में कैसे बदलते हैं? शंट प्रतिरोध लगाकर। तो कितना शंट लगाना पड़ेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। Ig हमारे पास है 2.5 मिली एम्पियर। ये क्या है? ये धारामापी में प्रवाहित धारा है जिसको हम Ig बोलते हैं। तो 2.5 गुणे 10 की घात माइनस 3 ये है, इनटू Rg। Rg हमारे पास है 12 बराबर I माइनस Ig। I हमारे पास देखो कितना है, हम कितना चाहते हैं? तो हम चाहते हैं 7.5 एम्पीयर की धारा ये माप सके। तो यहां मैं लिखूंगा 7.5 माइनस 2.5 गुणे 10 की घात माइनस 3, और गुणे में क्या रहेगा? Rs। यही Rs हमें कैलकुलेट करना है। एक बात बताओ, अगर हम 12 का गुणा 2.5 में कर दें तो क्या आएगा? 12 पंचे 60, 12 दूना 24, 36, 300 यानी 30 आ जाएगा। ऊपर गुणा करके चेक कर लेना, 12 पंचे 60,
12 × 24 = 30। तो एक अंक पे दशमलव लगेगा तो एक जीरो हट जाएगा 30, और बटे में 10 की घात 3 है तो 1000 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। बोलो, ये 10 की घात -3 था, डिवाइड में आएगा 10 की घात +3, 10 की घात +3 को हम 1 लिख के 3 जीरो लिख सकते हैं, 1000 हो जाएंगे। इधर हम लिख सकते हैं इसको 7.5 माइनस 2.5, और ये भी बट्टे में आ जाएगा ना, 10 की घात -3 डिवाइड में, अगर ये भी 1000 लिख सकते हो, और यहां से हो जाएगा RS। ठीक, इसको सॉल्व करना है। दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल। कहां लिख दूं? इसके नीचे जगह है, थोड़ी सी तो है। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं 30/1000 इक्वल, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 7.5 में 1000 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 7500। गुणा करके चेक कर लेना, ये जीरो हटाओगे तो ये दशमलव हट जाएगा, तो ये 7500 हो जाएगा। 7500 माइनस 2.5 और बट्टे में क्या आ जाएगा 1000, और यहां गुणे में RS। 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। अब कहां लिखें? यहां लिख दूं? यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है, ध्यान से। इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, यहां हो जाएगा 30 बराबर 7500 में से 2.5 माइनस करना है, यहां मैं लिख लेता हूं 7500 माइनस 2.5, ये हो जाएगा 0 में से 5 गया 5, मतलब 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, फिर आएगा 9, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, यानी कि 7597.5। तो यहां हो जाएगा 7597 पॉइंट इंटू RS, यहां से आ जाएगा RS इक्वल 30/759.7.5, ठीक है। जिसको अगर आप दशमलव हटाओगे तो ऊपर 300 हो जाएगा, 300 बटे हो जाएगा 75975। अब आप इसको सॉल्व कर लो, RS मिल जाएगा। तो हम 300 में उतने से भाग करने वाले हैं, 300 में हम भाग करेंगे 75975। ये चीज आपको दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, तो मैं यहां भाग नहीं करूंगा, ठीक है। मैं इधर कर लेता हूं, यहां मैं लिखता हूं 300 और भाग कर लेता हूं 75975 से, तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाना पड़ेगा, 3000 हो गया, ये 75000 है, फिर जीरो लगाओगे तो ये 30000 हुआ, अभी भी नहीं जाएगा ना, फिर जीरो लगाओगे तो ये हो जाएगा इतना। अब आप सोचो क्या ये 4 बार जाएगा? तो 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 ज्यादा हो रहा है, 3 बार ले जाते हैं, तो 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 21 1 22, 3 9 27, 2 29, 3 पचे 15, 2 17, 3 सत्ते 21 1 22, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, खत्म हो जाएगा। फिर दशमलव लगा है, जीरो बढ़ जाएगा, आप कितनी बार जाएगा? तो 7 9 पचे 45, 9 7 63, तो 9 बार, ये हो जाएगा 0.0039, जिसको अप्रॉक्स आप लिख सकते हो 0.004 ओम। इसी चीज को आंसर शीट में क्या लिख दिया गया है, क्योंकि अगर दशमलव यहां ले जाओगे तो ये 4.0 × 10 की घात -3 होगा, तो आप इसको लिख सकते हो 4 मिली ओम। यही आपका आंसर है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, आप इसको जरूर पढ़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, नोट कर लें सब लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवेशित कण 10 की घात -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10 की घात 7 मीटर पर सेकंड के वेग से 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है। कण का विशिष्ट आवेश यानी कि Q/m ज्ञात कीजिए। देखो आपको क्या क्या दिया है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब मान लो इस प्रश्न में तो दे दिया कि विशिष्ट आवेश का मतलब है Q/m, कहीं कहीं मान लो नहीं भी दे सकता है, केवल बोल दिया कि विशिष्ट आवेश याद कीजिए, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि विशिष्ट आवेश का मतलब Q/m होता है। अच्छा,
क्या दिया है, तो चुंबकीय क्षेत्र दिया है कितना है 10⁻⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर, और 10⁻7 मीटर पर सेकंड के वेग से इसकी चाल है 10⁻7 मीटर पर सेकंड, और त्रिज्या r बराबर आपके सामने दिया है 0.6 सेंटीमीटर, तो आप इसको बदल लेंगे 0.6 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या चाहिए, कण का विशिष्ट आवेश यानी कि Q/m ज्ञात करना है। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू हम पढ़े हैं mv/qb, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं qb/mv इक्वल टू 1/r। ऐसा नहीं लिख सकते क्या, हमने क्या किया, हमने इसको उल्टा कर देती है, भी उल्टा हो जाएगा। अब यहां से हमें क्या चाहिए, हमें Q/m चाहिए, तो हम यहाँ Q/m को ऐसे ही रखेंगे, ये v यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और यहाँ b चला जाएगा डिवाइड में, यानी br, बस वैल्यू रख दो। v की जगह आप लिखेंगे 10⁻7, b की जगह लिखेंगे 10⁻⁻², r की जगह आप लिखेंगे 0.6 इंटू 10⁻⁻²। इसी को सॉल्व कर लेना है, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा Q/m इक्वल, ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻, ध्यान से देखो ये 7 हमने 1 लिख लिया यहां, और ये 10⁻⁻², ऊपर जाके +2, फिर ये वाला भी ऊपर जाके +2, और यहां आ गया है 0.6, इस तरह से। अब दशमलव आया है, 0.6 आया है, दशमलव काटेंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, यानी यहां से हो जाएगा Q/m बराबर 10/6 गुणे 10 की घात, ध्यान से देखो अब 2 2 4 और 7 7 4 11 हो जाएगा, और 10 में 6 से भाग करोगे तो क्या आएगा सोचो, तो 6 1 कम 6, उधर से आया 40, 6 36, 1.67 इंटू 10⁻11, और इसका मात्रक होगा कूलाम/किग्रा। यही आपका आंसर है, कठिन बिल्कुल नहीं है ना, एकदम फॉर्मूला बेस्ड था, R इक्वल टू mv/qb से, यहां से हमने सॉल्व कर लिया, नोट कर लें आप लोग इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, L लंबाई के तार से एक वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है, इस कुंडली को B तीव्रता के एक चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है, यदि कुंडली में I धारा प्रवाहित की जाए तो सिद्ध कीजिए कि इस पर अधिकतम बलाघूर्ण तब लगेगा जब कुंडली में केवल एक ही फेरा होगा। ये प्रश्न 2021 का सेट नंबर 1 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास L लंबाई का एक तार है, ये हमारे पास एक तार है जिसकी लंबाई क्या है L, हमने इससे जो है एक वृत्ताकार कुंडली बनाई जिसकी त्रिज्या मान लिया कितनी है R है, और जिसमें फेरों की संख्या कितनी है N है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि एक फेरा होना चाहिए। तो मान लेते हैं हमारे पास N फेरा है, तो हमने एक कुंडली बनाई L लंबाई के तार से जिसमें कितने फेरे हैं N, मतलब N बार हमने उसको लपेटा, तो एक बार अगर एक हम कुंडली में अगर एक फेरा बनाए तो उसकी लंबाई क्या होती है, वृत्ताकार कुंडली की लंबाई हो जाएगी 2πr, उसके परे दिखे, तो अगर हम n बार लपेटेंगे तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी n इंटू 2πr, और वो n इंटू 2πr किसके बराबर होगा L के, तो यहां से आप लिख सकते हो n इंटू 2πr इक्वल टू L के, यहां से r इक्वल टू आप कैलकुलेट कर सकते हो L अपॉन 2n पाई, हम ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसमें I धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके केंद्र पर, सॉरी अच्छा इसके हमें चुंबकीय क्षेत्र नहीं निकालना है, बल्कि ये कॉइल कहां रखा है, ये कॉइल रखा है किसी चुंबकीय क्षेत्र में ना, किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिया गया है, और हाँ इसमें I धारा प्रवाहित करा दी गई है, इसको हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिए हैं, तो इस पर कितना बलाघूर्ण लगेगा, तो टाउ बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है mb sin थीटा, बट m बराबर हम जानते हैं nia होता है, m बराबर हम क्या जानते हैं nia होता है, तो टाउ बराबर हो जाएगा m की जगह nia, फिर हो जाएगा b sin थीटा, जरा वैल्यू रखो, तो n ही रहेगा, i रहेगा,
ए, एरिया क्या है, तो एरिया है पाई आर स्क्वायर, यहां लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, फिर यहां हो जाएगा बी और यहां हो जाएगा साइन थीटा। जरा वैल्यू रखो, टाउ इज इक्वल टू एन की जगह एन, आई की जगह आई, पाई आर स्क्वायर, आर की जगह क्या होगा, तो आर की जगह होगा एल अपॉन 2n पाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहां हो जाएगा बी साइन थीटा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, यहां से टाउ इज इक्वल टू लिख सकते हो, अगर आप आगे सॉल्व करें तो एन आई पाई, इसका होल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, और डिवाइड में इसके आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, एन का स्क्वायर एन स्क्वायर और पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, बगल में आ जाएगा बी साइन थीटा। पाई से पाई स्क्वायर कैंसिल होके पाई बचा, एन से एन स्क्वायर कैंसिल होके एन बचा, ऊपर क्या क्या बचा, टाउ इज इक्वल टू बचा आई एल स्क्वायर बी साइन थीटा, अपॉन में आ रहा है 4 एन पाई। तो ये बलाघूर लग सकता है, लेकिन यहां अधिकतम बलाघूर की बात कर रहे हैं, तो टाउ मैक्स बराबर क्या होगा, आपको पता है अधिकतम बलाघूर तब होगा जब साइन थीटा 1 हो जाए, तो यहां से हो जाएगा आई एल स्क्वायर बी अपॉन 4n पाई। अब इसमें जो धारा चल रही है वो कांस्टेंट है, जो लंबाई हमने तार के लिए वो भी कांस्टेंट, चुंबकीय क्षेत्र जिसमें रखा वो भी कांस्टेंट, 4 और पाई भी कांस्टेंट। बदल क्या सकता है, फेरों की संख्या, मान लो हम एक बार 2 फेरा लिए, एक बार 1 3 कुछ भी ले सकते हैं, तो यहां से आप लिख सकते हो टाउ मैक्स प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन, लिख सकते हो कि नहीं, बाकी सब कांस्टेंट है, ये n डिवाइड में है, तो आप बोल सकते हो कि जो बलाघूर है, अधिकतम बलाघूर फेरों की संख्या के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है ना। आप यहां लिख सकते हो कि अधिकतम बलाघूर फेरों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जितना कम n होगा उतने ज्यादा बलाघूर होगा। तो यहां आप लिख सकते हो भाई जितना कम n होगा उतने तो अधिकतम बलाघूर होगा, अगर n कम से कम यूज करो तो यहां मैं लिखूंगा अधिकतम बलाघूर के लिए, अधिकतम बल आघूर्ण के लिए फेरों की संख्या क्या होनी चाहिए, न्यूनतम, फेरों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। यह आपको फॉर्मूले से दिखाई दे रहा है, कम से कम होगा n उतने ज्यादा से ज्यादा बलाघूर बनेगा, न्यूनतम होनी चाहिए, अर्थात भैया न्यूनतम संख्या क्या लिख सकते हो, फेरों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, कम से कम कितना फेरा, एक फेरा तो हो ही सकता ना, एक फेरे से कम कैसे बनाओगे, इसका मतलब कुंडली नहीं बनाओगे तुम, नहीं कुंडली बनाओगे तो कम से कम कितना फेरा होगा, एक ही तो होगा, तो अर्थात फेरों की संख्या 1 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 1 से कम तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि अधिकतम बलाघूर के लिए फेरों की संख्या कितनी हो, 1 हो, ठीक है, नोट कर लें, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा छड़ चुंबक एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 4.5 टेस्ला में रखा है, छड़ चुंबक की अक्ष क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, यदि इस पर 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बलाघूर लगता है तो छड़ चुंबक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। तो आपको यहां क्या दिया है, सबसे पहले बताओ, तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर दिया है कितना, 4.5 टेस्ला, थीटा की वैल्यू आपको यहां कितना दी गई है, 30 डिग्री दी गई है, टाउ कितना यहां लग रहा है, तो 4.5 × 10⁻², क्या निकालना है, यू थीटा निकालना है, स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो सबसे पहले आप यहां टाउ बराबर एक फॉर्मूला जानते हैं, एम बी साइन थीटा, टाउ की जगह आप क्या लिखोगे,
टाउ की जगह लिखोगे 4.5 गुणे 10⁻⁻², ठीक है, इक्वल m हमें नहीं पता है, b यहां है 4.5, ठीक है, और साइन थीटा यानी साइन 30 ना, साइन 30 डिग्री। तो 4.5 से 4.5 कैंसिल हो चुका है, यहां से हो जाएगा 10⁻² बराबर m गुणे साइन 30 का मान 1/2 होता है, यहाँ ये आ जाएगा 2 गुणे 10⁻² बराबर m, यानी हमने निकाल लिया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसके बाद u थीटा इज इक्वल टू होता है -mb cos थीटा, ये फॉर्मूला। तो यहां हमें u 30 डिग्री पर निकालना है, तो m की जगह हमें क्या लिखना है, 2 गुणे 10⁻², और b हमारे साथ पता है 4.5, और यहां आ जाएगा cos 30 डिग्री। बस सॉल्व कर लो, u 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 4.5 का 2 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा -9 गुणे 10⁻², और यहाँ cos 30 का मान होता है √3/2 है ना, तो 2 से इसको कैंसिल कर दोगे तो हो जाएगा 4.5, यानी u 30 इक्वल टू हो जाएगा -4.5, और यहां से हो जाएगा √3 इंटू 10⁻², जूल आप बोल सकते हो, चाहो तो √3 की वैल्यू आप लिख सकते हो, 4.5 गुणे 1.732, इसको सॉल्व कर लो, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 1 9, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 1 13, फिर 7 पचे 35, 7 चौक 28, 3 31, फिर यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 4, इसको जोड़ लो, 0 9 5 14, 5 3 8 1 9, 5 1 6 1 7, 4 3 7, तो 0.1234, 1 2 3 4, 7.8 आप लिख सकते हो, ये अप्रॉक्स में क्या लिख सकते हो, -7.8 इंटू 10⁻² जूल। यही आपका आंसर है, बहुत सिंपल प्रश्न था, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले अल्फा कण तथा प्रोटॉन के वेगों का अनुपात 1:3 है। क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे भिन्न वृत्ताकार पथों पर गति करते हैं, उनकी वृत्ताकार पथों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या क्या दिया है उसको नोट करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात बताइए, अल्फा कण और प्रोटॉन का वेग दिया है, तो मान लेते हैं v अल्फा अपॉन वी पी ना, v अल्फा मतलब अल्फा कण का वेग, vp मतलब प्रोटॉन का वेग, इनमें अनुपात है 1/3 का, 1:3, ठीक है। अब अगर हम अल्फा कण की बात करें तो m अल्फा अपॉन और प्रोटॉन, ये मास हम लिख रहे हैं यानी द्रव्यमान, तो अल्फा कण का द्रव्यमान हम लेते हैं 4 AMU और प्रोटॉन का द्रव्यमान हम 1 AMU लेते हैं, इसलिए ये हो जाएगा 4:1, ठीक है। अगर हम आवेश की बात करें Q अल्फा अपॉन QP, अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है, प्रोटॉन पर 1 होता है, 2/1 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें ज्ञात करना है R अल्फा अपॉन RP, हमें ज्ञात करना है त्रिज्याओं में अनुपात अल्फा कण और प्रोटॉन की। तो आप यहां लिखेंगे R इक्वल टू क्या होता है, mv अपॉन QB। तो चुंबकीय क्षेत्र दोनों का एक ही है, कह रहा ना एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तो यहां से R प्रोपोर्शनल आप लिख सकते हो mv अपॉन Q। अब यहां जो जो डायरेक्ट रिलेशन में हो, तो यहां से R अल्फा अपॉन RP हमें निकालना है। अब आप बताओ, जो द्रव्यमान है वो डायरेक्ट रिलेशन में अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती मैंने आपको बताया है 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, यानी अल्फा के सामने अल्फा आएगा, तो यहां हो जाएगा m अल्फा अपॉन mp। और यहां देखें वेग भी अनुक्रमानुपाती है, तो ये भी हो जाएगा v अल्फा अपॉन vp। और यहां आवेश व्युत्क्रमानुपाती है, तो व्युत्क्रमानुपाती होने का तात्पर्य है कि अल्फा के सामने अल्फा नहीं आएगा इस बार, तो इस बार आएगा QP अपॉन Q अल्फा, वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा। तो यहां से R अल्फा अपॉन RP इक्वल m अल्फा अपॉन MP कितना है
4:1 यानी 4/1। वी अल्फा अपॉन वीपी कितना दिया था 1:3। क्यूपी अपॉन क्यू अल्फा, इसका उल्टा करना पड़ेगा। देखो हमने यहां क्यू अल्फा अपॉन क्यूपी निकाला, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये इसी को सॉल्व कर लें। 2 से 4 को कैंसिल कर दिया, यहां 2 आया, यानी हो जाएगा 2/3। यही आंसर है। 2:3 इज योर आंसर। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। तो आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।